हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं देश की सभी सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं जिनको हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ये GS2 का पार्ट है, ठीक है ना। और GS2 के पार्ट के अंदर आप बहुत सारे देखेंगे कि इसकी जो पार्ट 2 होता है उसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आतंकवाद वगैरह है। तो आज हम जिस टॉपिक से इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं वो है सरोगेसी। ये साइंस का भी पोर्शन है जिसके अंतर्गत हम सरोगेसी को पढ़ते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा संभावनाएं हैं कि सरोगेसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एथिक्स से भी कोरिलेट करता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब साइंस पेपर 3 में आता है, लेकिन अभी चेंज हो गया सिलेबस, पेपर 2 के अंतर्गत ये आता है, ये पेपर 4 का पार्ट है। तो आप देखेंगे टॉपिक इतना ब्रॉड है कि जो GS2 के अंतर्गत भी है, GS3 के अंतर्गत भी है और एथिक्स के अंतर्गत भी आता है। इसलिए इस सीरीज की शुरुआत हम सरोगेसी वाले टॉपिक से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि सरोगेसी क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया होती है, और सरकार ने अभी जो नया अधिनियम लेके आए हैं उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए हुए हैं, और वर्तमान में क्या समस्या थी, इसके पहले लंबे समय से क्या समस्याएं चली आ रही थी जिसके कारण सरकार को जो है एक नया कानून लाना पड़ा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सरोगेसी होती क्या है। आपने ये सुना होगा अक्सर न्यूज़ में, अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐड आती हैं और वहाँ पर लिखा होता है IVF लिखा होता है वहाँ पर। तो IVF क्या होता है? ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपने सुना हो, तो इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर। इन विट्रो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब कोई भी चीज़ जब बाहर की जाती है शरीर से तो उसको इन विट्रो कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन हमको पता ही है, इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो जब भी निषेचन जो हो रहा है वो शरीर के बाहर होता है तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको ये IVF इस टॉपिक के अंतर्गत क्यों बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम जो सरोगेसी होती है इसको हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न मातृत्व, ठीक है ना। तो इसका सीधा सा हम सिंपल हिंदी का अर्थ निकालें तो उसको कहा जाता है किराए की कोख। तो ये शब्द सुनकर भी आपको, मुझे लगता है, इसका अर्थ का अंदाजा लग गया होगा, ठीक है ना। क्या होता है, अगर कोई कपल है जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक और महिला को हायर करते हैं किराए की कोख के लिए, और उसको बोलते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमारा बच्चा अपनी कोख के अंतर्गत पलने दीजिए, ठीक है ना। तो पैसे के लिए वो महिला, जो तीसरी महिला है, वो करेगी, तो इसलिए इससे इसको कमर्शियल कहा जाता है, मतलब पैसे के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब दो पति पत्नी है, एक पति और पत्नी है, इनको किसी भी कोई भी वैध कारण की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक ना, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, तीसरी महिला के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप अपनी कोख जो है, आपने जो गर्भाशय है वो उधार में दे दीजिए, उसके बदले में आपको पैसे देंगे, और हमारा बच्चा जो है आपके पेट के अंतर्गत, आपके गर्भाशय के अंदर 9 महीने के लिए पलेगा, और इसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। यह प्रक्रिया कहलाती है सरोगेसी, ठीक है ना। तो सरोगेसी, जो सरोगेट मदर जो है, इस तीसरी महिला को कहा जाता है, ये सरोगेट मदर है, और ये जो है ये उसके वास्तविक माता पिता कहलाएंगे, और ये जो तीसरी महिला है वो क्या कहलाएगी, वो सरोगेट मदर कहलाएगी। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखें तो ये फादर है और ये मदर है। तो इनके जो फादर है इनसे स्पर्म लिया जाएगा, और जो मदर है इनसे अंडाशय या ओव्यूल लिया जाएगा, जिसको ओवम कहते हैं, वो लिया जाएगा, और शरीर से बाहर उसको फर्टिलाइज करके उसका जब युग्मक बन जाएगा तो तीसरी महिला के पेट के अंदर जो है उसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और 9 महीने जो उसकी जो वृद्धि होगी वो तीसरी महिला के पेट के अंतर्गत होगी, और फिर एक सामान्य डिलीवरी होगी, और जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो बच्चा इन पति पत्नी को दे दिया जाएगा, क्योंकि ये ही जैविक रूप से उसके माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है इनका लिया गया था, और जो ओवम जो है, जो अंडाणु है, वो इनका लिया गया था, केवल शरीर से बाहर इनको फर्टिलाइज किया गया था। इस फर्टिलाइजेशन को हमने क्या कहा था, IVF। तो IVF वो तकनीक है जिसके माध्यम से फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर किया जाता है। तो इससे संबंधित अपने देश में कोई भी कानून नहीं था, और इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दुरुपयोग हो रहा था और इससे संबंधित क्या क्या बाद में परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। इसमें एक मिनट,
चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे एक दंपत्ति जो किसी भी कारण से बच्चे को पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तीसरे व्यक्ति को हायर कर लेते हैं और जिसको सरोगेट मदर कहा जाता है, और उसकी कोख के अंदर बच्चा पलता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात मैंने आपको बताई। ठीक है ना, कि किसी कोख किराए पर ले सकते हैं, वो अपने कोख के अंदर बच्चा पालती है, उसको हम सरोगेट मदर उसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि कोई भी बच्चे की चाह रखने वाले कपल हैं, एक दंपत्ति हैं, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में और उस सरोगेट मदर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा होगा, कानूनी रूप से ये ही उसके माता पिता होंगे। ठीक है ना, जिन्होंने सरोगेसी करवाई है, तो यही वास्तविक माता पिता हैं। ये केवल जो है एक अल्प समय के लिए अपनी कोख उधार दे रही है और बच्चे को पैदा करने दे रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि ये कपल खुद स्वयं से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो ये मदर है, ये जो उसकी वास्तविक मदर है, इसकी जान को कुछ खतरा है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, उस जान को खतरा है, या फिर वो नहीं चाह रही है। लेकिन इसका कोई वैधानिक कारण होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि आप शौक से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप मेडिकली प्रूव कर देते हैं, कोई वैधानिक कारण है या किसी भी समस्या की वजह से आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है बहुत कारगर उपाय है, वेरी इफेक्टिव मेथड है। इन दिस मेथड अनदर वुमन कैरीज अ चाइल्ड इन हर वॉर्म फॉर 9 months एंड गिव बर्थ टू इट। ठीक है ना, ये महिला 9 महीने के लिए कोख में रखेगी, वो बच्चों को पैदा करेगी। तो ये एक क्या अरेंजमेंट हो जाता है, ये बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ये इंटेंडेंट पेरेंट ये कहलाएंगे, मतलब उसके वास्तविक पेरेंट यही कहलाएंगे। ये पहले एग्रीमेंट हो जाता है और इस महीने के लिए कोई लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला अपनी कोख जो है किराए पर दे देती है, और इसके बीच में और उसके वास्तविक कपल के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है जो बच्चे चाहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी कपल जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो इस तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक अनुमान ये बताता है कि भारत में लगभग 13 लाख दंपत्ति ऐसे हैं, 13 लाख कपल ऐसे हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं और उनको बच्चे की आवश्यकता है। तो पहले जो भारत में जो गोद लेने की प्रक्रिया उपयोग की जाती थी, जिनके बच्चे नहीं है वो गोद ले लेते हैं, लेकिन गोद लेने में ही बच्चा किसी और का होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लगाव पेरेंट्स को नहीं होता है उस बच्चे से। लेकिन इस प्रक्रिया में इन दोनों का ही वास्तविक बच्चा होगा, इसलिए इनको अपने बच्चे की तरह इसको बाद में ग्रो करेंगे। ठीक है, आपने उदाहरण देखा होगा, जैसे शाहरुख खान ने अपने छोटे बच्चे को सरोगेसी के द्वारा ही पैदा किया है, तुषार कपूर है या एकता कपूर है, ये लोग ने भी जो बच्चे पैदा किए हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा किए हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात, आप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको कमर्शियल बाद में देखूं तो कमर्शियली जब इसका उपयोग हो रहा था तो सरोगेसी के लगभग $2.3 बिलियन का बिजनेस था भारत में। ठीक है ना, और लगभग 25,000 बच्चे जो हैं हर साल सरोगेसी के द्वारा भारत में पैदा हो रहे थे। ठीक है ना, और इसमें 50% जो माता पिता थे जिनको बच्चे ना होने की प्रॉब्लम थी, वो वेस्ट से आ रहे थे, मतलब पश्चिमी देशों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी बच्चे ना होने की, तो वो भारत की तरफ रुख कर रहे थे कि भारत में किराए की कोख या किसी महिला को हायर करें, उसको पैसे दें, उनको बोलें कि हमारा बच्चा पैदा कर दो आप। ठीक है ना, तो भारत को आने की वजह क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि चीप मेडिकल फैसिलिटी। अपने यहाँ जो उपचार है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, दैट इज़ वेरी चीप। ठीक है ना, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं अपने यहाँ, मेडिकल अच्छा है, यहाँ पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है ना, यहाँ के लोगों को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है। ठीक है ना, और कई रेगुलेटरी लॉ भी नहीं है जो इस चीज़ को मना करता हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो है भारत में एक फर्टिलिटी टूरिज्म, एक पर्यटन का पर्यटन की शुरुआत हो गई, जहाँ पर विदेशों से बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ आ रहे हैं और ये सब करवाना चाह रहे हैं। मतलब वो खुद बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भारत में एक महिला को हायर करें, उसको पैसे दें और उनको बोले कि हमारा बच्चा आपकी कोख में अंतर्गत बढ़ेगा। तो सामान्यतः जो होता है, इसकी कीमत कितनी होती है? 3 लाख से लेकर 4 लाख के आसपास तक जो है पैसा एक महीने को वो देते हैं। लेकिन वास्तविक ये होती है कि बीच में क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, जो इन महिलाओं से मिलवाते हैं इनको। तो वो क्या करते हैं, 2 से 5 लाख रुपए यदि पे करते हैं तो उस महिला तक वास्तव में 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ही पहुंचता है। तो ये जो है बड़ी खामी थी कि जो महिला पूरे 9 महीने तक ये कष्ट झेल रही है, उसको वास्तविक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, अब इन महिलाओं को ये पैसे भी बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, उनको डोमेस्टिक हेल्प हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सामान्य जो महिला है अपने
जो सामान्य जो मजदूर कर रहे हैं वो भी 3,000 रुपये पर महीने ही कमा पाते हैं, तो उनके लिए ये पैसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए ये लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक कीमत जो वो पे कर रहे हैं वो इनको नहीं मिल पाती, उसका 1/3 ही उनको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन सारी समस्याओं को झेलने के लिए सरकार से बार बार ये दरख्वास्त की जा रही थी कि इस बाजार को, जो बहुत बड़ा मार्केट है, इसको एक नियमित किया जाए, क्योंकि ये अभी नियमित नहीं था, सरकार का कोई भी नियंत्रण इस पर नहीं था, जबकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले 1986 में अमेरिका से हुई थी, और जो पहला बच्चा सरोगेसी हुआ था उसको बेबी एम नाम रखा गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बेबी एम जो है वो पहला बच्चा था, वो सरोगी से पैदा हुआ था। 1986 में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। और भारत में लगभग 13 लाख दंपत्ति ऐसी हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, तो इसकी डिमांड कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा मांग है इसकी, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि लोग पता नहीं क्या क्या जो है इन सब चीज़ ट्रीटमेंट में पड़ जाते हैं जो इफेक्टिव नहीं है और साइंटिफिक नहीं है। कोई ने बाबा ने ऐसा बता दिया कि ऐसा करो वैसा करो, इसकी पूजा उसकी पूजा करो, इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है, एक पूरे डॉक्टरों की देख रेख में प्रॉपर क्लिनिकल एनवायरनमेंट में सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है जो जिसकी सक्सेस बहुत ही अच्छी है। तो कितने प्रकार की होती है और उन दोनों में क्या अंतर है, तो आपको समझ में आ गया हो कि क्या है। एक सहायक प्रजनन की विधि है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे तो वो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले जो पहला प्रकार होता है वो कहलाता है गर्भावधि सरोगेसी, गेस्टेशनल पीरियड जो होता है, गर्भावधि का समय जो होता है वो कहा जाता है कि कितने समय तक बच्चा जो है गर्भाशय के अंतर्गत रहता है, ठीक है ना। तो गेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब क्या है कि ये ही सामान्य रूप से उपयोग होने वाली सरोगेसी, इसमें संतान जो है पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से मान्य अभिभावकों से ही जुड़ी होती है। मतलब एक पिता है और एक माता है, इन दोनों के ही जो वो हैं, जो इनके युग्मक हैं, इससे स्पर्म आएगा, इससे ओवम आएगा, अंडाणु आएगा, इनसे मिलके ही एक भ्रूण बनेगा, ये शरीर के बाहर बनेगा, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कराया जाएगा। और जब ये भ्रूण बन जाएगा तो इसको तीसरी महिला के गर्भाशय के अंतर्गत इसको जो है इसको अंतर्गत इम्प्लांट कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है जेस्टेशनल सरोगेसी। और इस IVF का आप नाम सुनते हैं तो IVF में ही ऐसा ही होता है। लेकिन IVF में अक्सर क्या होता है कि सपोज ये जो माता है इसको कोई और प्रॉब्लम है, मतलब इसको बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई फिजिकल पैरामीटर की वजह से बच्चे इनके नॉर्मल प्रक्रिया में नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ये जो फ्यूजन है, जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे ही स्पर्म मदर के गर्भाशय में एंटर करता है वो ओवम तक पहुंच नहीं पाता, कोई और समस्या है, हो सकता है कि कोई तापमान या pH का प्रॉब्लम है, अम्लीय या क्षारीय वातावरण में स्पर्म मर जाते हैं, या कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो चुकी है, इसके कारण से जो है स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाते, या फिर प्रभावी रूप से इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, IVF के अंतर्गत इन दोनों को शरीर से बाहर निकाल के फर्टिलाइज करते हैं, और जो युग्मक बनता है उसको माता के अंतर्गत इम्प्लांट कर देते हैं, क्योंकि इसको बच्चा पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और गर्भाशय के अंतर्गत भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो IVF में सामान्यतः ये किया जाता है। लेकिन सरोगेसी में जब भी होगा, सरोगेसी में क्या हो जाएगा कि थर्ड पर्सन आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो है माता के अंतर्गत उस जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसको ग्रो नहीं कराया जा सकता है, कुछ और समस्या है, इसकी जान को खतरा है या कुछ और बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर इसको फर्टिलाइज करके तीसरी व्यक्ति के कोख के अंतर्गत उसको इम्प्लांट कर दिया, तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी हम कहेंगे। और IVF जो सामान्यतः आप सुनते हैं तो उसमें कोई और कारण हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, pH हो सकता है, जिसके कारण ये स्पर्म जो है ओवम से मैच नहीं हो पा रहा है प्राकृतिक रूप से। तो जो है ये कई वर्षों से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो शरीर से बाहर इसको फर्टिलाइज करके जो है फर्टिलाइज एग को उसी माता के अंतर्गत गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि माता पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो बहुत ही स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। तो वो IVF है और ये सरोगेसी कहलाती है। तो जो ट्रेडिशनल सरोगेसी होती थी, पहले क्या होता था कि मान लो सिंगल पेरेंट है, कोई पिता अकेला रह रहा है और वही बच्चे पैदा करना चाहता है,
तो वो आईवीएफ के जरिए बच्चे पैदा करते थे, ठीक है ना। तो वो किसी भी एक व्यक्ति को बोलते थे कि आप अपना अंडाणु जो है वो दे दीजिए और मैं जो हूँ फादर हूँ उसका, तो मेरा जो स्पर्म रहेगा और किसी भी अन्य व्यक्ति का जो मदर बनेगी उसका जो है अंडाणु उपयोग करके वो ऐसा आईवीएफ के द्वारा बच्चे पैदा कर लेंगे। तो वो ट्रेडिशनल वे कहलाता था। तो इसमें परखनली प्रक्रिया में क्या करते, आईवीएफ के जरिए माता पिता के अंडाणु और शुक्राणुओं को भ्रूण तैयार करते थे, तो जिसको फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में देखो बच्चे का जेनेटिक संबंध माता पिता दोनों से होता है। नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर जो है नहीं होता है, कर लीजिएगा आप, दोनों से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सपोज देखिए, मैं उदाहरण से बताने से, करण जौहर है, ठीक है ना। करण जौहर अभी 2 बच्चों के माता पिता बने हैं, तो ये जो है ट्रेडिशनल वे कहलाए, क्योंकि उनकी मदर उनको नहीं पता, उनकी वाइफ नहीं है। तो ये जो करण जौहर है अपना केवल स्पर्म डोनेट करेंगे और किसी एक और महिला को राजी करेंगे, वो जो उसकी मदर है, ठीक है ना, जो उसकी माता है, उसको बोलेंगे आप अपना ओवम दे दीजिए, तो वो ओवम अपना डोनेट करेगी, इन दोनों का फ्यूजन होगा और जो अंडाणु बनेगा, ठीक है ना, उसको जो है बाद में इम्प्लांट कर दिया जाएगा थर्ड महिला के अंतर्गत, जिसको हम कहेंगे सरोगेट मदर, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चा है उसका संबंध केवल और केवल उस व्यक्ति से है जो उन बच्चों को रखेगा, जैसे कि करण जौहर साहब है। तो ये ट्रेडिशनल वे है, वो जेनेटिक रूप से संबंध केवल पिता से है, माता पता नहीं कौन है, और ना ही ये बातें ओपनली बताई जाती हैं कि किसका ओवम लिया हुआ, क्योंकि इस मदर का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। केवल उसको बोला कि एक मामूली सा टेस्ट होगा, आपको खाली ओवम दे दीजिए, वो दे देगी, वो चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं कि आप उसका क्या कर रहे हैं। तो ये जो बाद में एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण, उसको एक सरोगेट मदर के अंतर्गत इम्प्लांट किया जाएगा, जो 9 महीने तक उसको रखेगी और फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे। जैसे करण जौहर के 2 बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये जो है ट्रेडिशनल वे है, जिसमें केवल एक व्यक्ति जो है जेनेटिक रूप से उससे कनेक्टेड रहेगा। लेकिन गर्भावधि जो जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, इसमें दोनों होते हैं वास्तविक रूप से, और दोनों डोनेट करेंगे, दोनों एक तीसरे व्यक्ति को दे देंगे, उसके अंतर्गत 9 महीने बढ़ेंगे और फिर बच्चे हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो ये कहलाता है जेस्टेशनल पीरियड। और ट्रेडिशनल वे में दोनों का संबंध जेनेटिक रूप से नहीं होता, केवल एक का होता है, ठीक है। जैसे एकता कपूर भी सिंगल है और उनके यहाँ बच्चे हो गए, तो वो ट्रेडिशनल वे है। तुषार कपूर भी अकेले रहते हैं, उनके यहाँ बच्चा हो गया, तो वो ट्रेडिशनल वे है। ऐसे करण जौहर अकेले रहते हैं, बच्चा हो गया तो उनके यहाँ। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। एक और प्रकार हो सकता है जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हो सकता है पैसे के आधार पर, कि आप पैसे लेके कर रहे हो या परोपकार के रूप में कर रहे हो। तो जो पैसे लेके करते हैं उसको कहलाते हैं कमर्शियल, और ये जो परोपकार के रूप में आप कर रहे हो उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे अल्ट्रुइस्टिक, मतलब खाली पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, परिवार के लिए, मदद करने के लिए कर सकते। तो आपको याद रखना है हमेशा, भारत में कमर्शियल जो सरोगेसी ये पूर्ण रूप से बैन है, मतलब पैसे लेके आप काम ये नहीं कर सकते हो, आप अल्ट्रुइस्टिक रूप से परोपकार के लिए ही केवल कर सकते हो, ठीक है। तो अब भारत में कानून की जरूरत क्यों पड़ी? तो उस समय जब भारत में अचानक से बहुत सारे लोग आने पड़े, तो बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो गई। जैसे तो अचानक से देखो भारत क्या हुआ, एक सरोगेसी के केंद्र के रूप में उभरा, मतलब बहुत सारे लोग, फर्टिलिटी टूरिज्म इसको कहा गया, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए टूरिज्म के रूप में भारत का नाम आने लगा, कि यदि बच्चे पैदा करवाने हैं और यदि माता पिता को प्रॉब्लम है तो भारत जाइए, वहाँ आसानी से ये काम हो जाता है, ठीक ना। तो फर्टिलिटी टूरिज्म बन गया भारत में, और 2012 में लगभग $400 मिलियन का ये बिजनेस हो रहा था पूरे देश में, ठीक है ना। 2012 की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुल रूप से जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज थी, जिनको ART कहा जाता है, मतलब सहायक प्रजनन तकनीकी है, वो पूरी टेक्नोलॉजी जो इस प्रक्रिया में उपयोग होती है वो भारत में बहुत अच्छी थी और सस्ती भी थी। तो पूरे विदेशों में जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भारत की तरफ रुख करने लगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट डाटा था कि 2016-17 तक लगभग 25 अरब रुपए का सालाना कारोबार हो रहा था 2012 से बढ़ते बढ़ते। तो कितना बड़ा बिजनेस भारत में होने लगा था, और भारत में कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इसकी नहीं थी, ठीक है ना। और बहुत सारे लगातार केस आ रहे थे जहां पर सरोगेट मदर का शोषण हो रहा है, कि सरोगेटी से जो बच्चा पैदा हुआ उसको फिर माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और भ्रूण का या फिर क्रोमोसोम की खरीद बिक्री के बिचौलिए पूरा फायदा उठा रहे हैं, और पूरा रैकेट तैयार हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो एक माता पिता है, ठीक है ना, वो एक बच्चे को अपना पैदा करवाते हैं और तीसरी मदर को हायर करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्या? सरोगेट मदर, ठीक है ना। इसको हायर किया उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए। अब ये 9 महीने के पीरियड के अंतर्गत क्या क्या नहीं हो सकता? हो सकता है इन दोनों का डाइवोर्स हो जाए, तो इन दोनों का डाइवोर्स होकर ये अलग चला गया, ये अलग चला गया, और ये बेचारी सरोगेट मदर फंस गई उस बच्चे के साथ, क्योंकि इसको तो केवल 9 महीने के लिए रखना था, फिर इन्हीं को देना था वापस। तो इनका क्या होगा?
तो इस मदर का पूरी तरीके से शोषण हो रहा है। कई बार ये देखा कि सरोगेट मदर को पैसे नहीं मिले, कई बार ये हुआ कि उसको इस मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया, कई बार ये हुआ कि इस मेडिकल प्रक्रिया के द्वारा इसकी मौत हो गई। तो ये जो है कोई कानून नहीं था, और तो इस सरोगेट मदर का पूरी तरीके से शोषण हो रहा था, जो कौन थी, एक भारतीय नागरिक थी, और जो भारत में रह रही थी, और ये तो बाहर से आ रहे थे अपना काम करवाने के लिए, पैसे दे रहे थे, तो कई बार पैसे भी नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी मेडिकल रूप से पूरी तरीके से ख्याल भी रखा नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हो बहुत ही इसके केस बाहर भारत में आए जाने लगे, ठीक है ना। और इसलिए भी जरूरत थी कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, क्योंकि बच्चे जो चाहते हैं उनको गोद लेने की प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान नहीं है, आप बहुत आसानी से गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और हमेशा से, और ये कारक हमेशा से काम करता है कि वो जो बच्चा है वो आपका प्राकृतिक बच्चा नहीं है, तो कई बार लगाव नहीं होता है बच्चे, उसको पूरी तरीके से वो जो केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ये सब केस लगातार बाहर आ रहे थे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया ऐसा ही एक मामला, वो था बेबी मांजे यमाडा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हुआ ये कि एक जापानी जोड़ा था, कपल थे, वो भारत आए, ठीक है ना, और भारत में उन्होंने सरोगेट मदर को हायर किया, और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था मांजी यामडा, ठीक ना। तो 1 महीने के बच्चे के जन्म से पहले ही क्या हो गए, तो जो क्या हुआ कि जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, तो 1 महीने के होने के पहले ही, मतलब बच्चे पैदा होने के 1 महीने पहले ही वो कपल थे, उनमें डिवोर्स हो गया, वो अलग अलग हो गए। अब जो है वो दोनों ही इस बच्चे को लेने को तैयार नहीं थे, तो बच्चे को भविष्य कैसे चला गया, अंधकार में छोड़ दिया गया। तो इस केस बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप। तो बाद में ही इन्हीं जोड़े के पेरेंट्स ने उस बच्चे को लेना पड़ा, और पूरी कानूनी अधिकार उसको दिए गए, पूरे अधिकार उसको देने पड़े, और मदर को भी कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार ने अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बनाया इस संबंध में, जबकि इतना बड़ा बिजनेस देश में हो रहा है, और ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसके विनियमित नहीं है, तो इसको विनियमित किया जाए। 2014 में एक केस आया जहां पर सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान सरोगेट माँ की मौत हो गई, तो उसमें क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, क्या उसमें कानूनी कार्रवाई होगी, इस संबंधित कानून की बहुत ज़रूरत समझ में आ रही थी, ठीक है ना। 2012 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के एक दंपति भारत में, तो जब वो बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया के दौरान उस दंपति की मौत हो गई, तो अब वो सरोगेट मदर उस बच्चे का क्या करेगी, हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो ही ना कि बच्चे को संभाल पाए। तो ये वो सब कारण थे जिनके बैकग्राउंड के रूप में सरकार को आगे आना था, और एक नियमित अच्छा कानून बनाना था, ताकि इस पूरे बिजनेस को भारत में नियमित किया जाए। क्योंकि यहां पर आप समझ रहे हैं बहुत ज्यादा इथिकल इश्यूज भी समझ रहे हैं, इथिकल इश्यूज जुड़ा हुआ है, इथिकल इशू, नैतिकता जुड़ी हुई है पूरी तरीके से, कि बच्चे हो रहे हैं, यहाँ पर एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो वहां पर सरकार जब तक नहीं आएगी, जब तक उसको पूरे तरीके से वाणिज्यिक बना दिया, कमर्शियलाइज कर दिया गया है। तो फिर इससे संबंधित क्या कानून से हम गुजरे हैं और कहाँ आज हम पहुंचे हैं। सबसे पहले 2005 में लगभग मैंने बताया कि जो असिस्टेड, जो ये टेक्नोलॉजीज चल रही थी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग, जो ART का उपयोग हो रहा था, ये पूरी तरीके से ICMR के कंट्रोल में था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ICMR जो है ये पूरी टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल कर रहा था, प्रमाणन, पंजीकरण, निरीक्षण से लेके। तो इन्होंने 2005 में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन ये जो जारी गाइडलाइंस की गई थी ये बहुत डिटेल नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि सरकार इसके क्षेत्र में कानून बनाए, और बाद में सरकार को समझ में आया कि ये प्रक्रिया बहुत फैल रही है। तो 2010 में भारत ने मुख्य रूप से कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया था, मतलब आप पैसे लेके काम नहीं कर सकते हैं। फिर भी लगातार बहुत ही बिचौलियों के द्वारा एक काम हो रहा था, और कुछ महिलाओं का शोषण भी हो रहा था। इसी संबंधित विधि आयोग ने भी 228वीं रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था कि कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए कानून बनाया जाए, ठीक है ना, और भारतीय केवल और केवल नैतिक और परोपकारी सरोगेसी की ही अनुमति की जाए। ये सिफारिश किसने दी? विधि आयोग ने, मतलब लॉ कमीशन ने। लॉ आयोग जो होता है, लॉ आयोग ने अपनी 128वीं रिपोर्ट में ये बात कही थी पहले ही, कि आपको केवल और केवल परोपकारी और नैतिक जो सरोगेसी है उसको ही अनुमति देनी चाहिए, और जो वाणिज्यिक सरोगेसी है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। केवल और केवल नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देनी चाहिए, कि आप किसी रिश्तेदार के लिए, अपने दोस्त भाईचारे के लिए आप चाहते हैं मदद करना, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो सरकार ने फाइनली 2016 में एक बिल लाया, जिसको सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 कहते हैं, लेकिन
ये लैप्स हो गया, मतलब उस पूरी अवधि में वो पास नहीं हो पाया। फिर 2019 में सरकार फिर एक बिल लेके आई, रेगुलेशन बिल लेके आई है, उसमें बहुत सारी चर्चा हुई और एक पार्लियामेंट्री जो सिलेक्शन कमेटी बनी थी इसमें बहुत सारे सुधार के लिए उसने सिफारिशें दी। किसने? पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जो सिलेक्शन कमेटी उसने सुधार की दी। तो बाद में 2020 में जो है सरोगेसी विनियमन विधेयक जो है ये आया है और इसका क्या प्रावधान है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 2016 में जो विधेयक आया था वो भी बहुत ब्रॉड था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और कैसे इसको नियमित करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला था कि हम जो है केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड बनाएंगे, राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्ड बनाएंगे और यूटीज में भी पर्याप्त अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। मतलब विनियमन के लिए सबसे बड़ी केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड और सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो नियुक्ति की जाएगी जो इस प्रक्रिया को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इसके द्वारा जो है मानव भ्रूण की खरीदी, युग्मकों की खरीदी, फर्टिलाइज एग की खरीदी कमर्शियली रूप से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। पैसे केवल उसी मात्रा में लिए जाएंगे जो सरोगेट माँ की चिकित्सा के लिए और बीमा कवरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर महिलाओं को 16 महीने का बीमा कवरेज भी दिया गया था बच्चे पैदा होने को जोड़ के, ठीक है ना। 16 महीने के लिए उस मदर को जो है बीमा कवर दिया जाएगा। मतलब इसकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो इंश्योरेंस जो है वो पे करना होगा, 16 महीने का पे दिया जाएगा। ये मैं आपको 2016 का जो ड्राफ्ट आया था उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा कौन कौन व्यक्ति जो हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सरकार ने बोला कि कोई भी संतान उत्पन्न करने में जो महिला है जिसकी उम्र जो है 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर ये कपल हैं तो वो जो है नैतिक सरोगेसी का सहारा ले सकते हैं। ऑल अलाउड जो है एथिकल अस्टेटिक सरोगेसी को इन्होंने अलाउ किया। मतलब परोपकार के लिए बिना पैसे लिए आप चाहते हैं, कोई पुरुष ये है और महिला ये है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। किसके पास? ये राष्ट्रीय बोर्ड के पास या राज्य बोर्ड के पास या फिर यूटी में रहते हैं तो जो निर्देशित अधिकारी है उसके पास। जो बच्चा पैदा होगा उसको सभी संतान के वास्तविक अधिकार प्राप्त होंगे। जो आपका वास्तविक संतान होता है उसके समान ही उसको पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें एक शर्त ये जोड़ी गई कि कोई भी दंपत्ति है, कपल जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो इस सरोगेसी के द्वारा बच्चे पैदा करवाना चाहते हैं तो उनकी शादी को कम से कम 5 साल हुए हो जाने चाहिए और वो दोनों जो है भारतीय नागरिक होने चाहिए। मतलब पहले विदेशी लोग हो सकते थे, अब नहीं हो सकते हैं। भारतीय नागरिक जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं सरोगेसी के लिए और उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब उनको सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी लेना पड़ेगा। मतलब आपको ये क्यों करवा रहे हैं आप, तो वो आप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, मतलब सारी शर्तें पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो एक और कंडीशन सरकार ने लगाई कि जो सरोगेट मदर है वो आपकी कोई निकट रिश्तेदार ही होनी चाहिए। आप किसी भी अनजान महिला कोई हायर नहीं कर सकते हैं ये काम करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अनजान महिला तो ये काम करेगी ही नहीं जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। तो क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरीके से बैन हो चुकी है तो सरकार ने ये कंडीशन लगा दी कि आप कोई रिश्तेदार महिला को आप हायर कीजिए और उसी को बोलिए कि आप अपनी कोख जो है किराए के लिए दे दीजिए, और लेकिन उसको पैसे नहीं दे सकते हैं आप। मतलब आप केवल परोपकार के रूप में, मतलब एक भलाई के काम के रूप में ही उनको मनाएं कि वो ऐसा काम करने के लिए रेडी हो जाए। और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो 10 साल की जेल हो जाएगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना आपको हो सकता है। तो ये जरूर आपको याद रखना है अच्छे से, 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना। तो ये कंडीशन जो थी लगा दी किसने? विधेयक 2016 ने, कि आपको प्रॉपर जो बोर्ड है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, 2 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, एक सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी मतलब आवश्यकता का सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता का सर्टिफिकेट। ये दोनों ले जाने के बाद जो मिलेगी आपको, उसके बाद ही आप जो है प्रॉपर पंजीकृत जो क्लिनिकल अस्पताल होते हैं, आप हर जगह जाके ये नहीं कर सकते हैं, हर जगह जाके ये काम नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो जो पंजीकृत अस्पताल हैं, और पंजीकृत किसने किया है? इन बोर्ड ने, मतलब केंद्रीय बोर्ड ने, राज्य बोर्ड ने, यूटी ने, उनमें जाएंगे वो सर्टिफिकेट लेके, तभी आप
उस महिला के लिए जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी। और अगर पूरा तरीका आप कोई भी गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि ये 23 से 50 और 26 से 55 के बीच में उम्र होनी चाहिए, आपकी शादी को 5 साल हो चुके होने चाहिए और बच्चे को समान अधिकार आपको देने पड़ेंगे। जो महिला होगी वो निकट रिश्तेदार वाली होनी चाहिए और ये काम परोपकार के लिए कर रहे हैं, ना कि आप कमर्शियली के लिए। तो कमर्शियली पूरी तरीके से रोकथाम किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद अब जो है लेटेस्ट मैंने बताया कि वो लैप्स हो गया था, फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी परिवर्तन करने के लिए, तो 2020 के विधेयक में जो है इसको परिवर्तित किया गया है। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो पुराने मैंने आपको बता दिए, तो परिवर्तन आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो सरोगेसी 2020 बिल लाया गया था, लेकिन राज्यसभा की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने कुछ रिकमेंडेशन दी, तो उनको जोड़ दिया सरकार ने और फिर से इसको जो है पार्लियामेंट में लाया गया। तो अब करीबी रिश्तेदार वाला जो खंड था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार नहीं होते हैं रेडी, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसमें यह हो कोई भी इच्छुक व्यक्ति है, कोई भी इच्छुक महिला है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपकी ऑफिस की कलीग हो सकती है, आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, तो कोई व्यक्ति जो सरोगेट मदद करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, वो आपके करीबी रिश्तेदार के रूप में सरोगेट मदर बन सकती है। पहले सरोगेट मदर को जो बीमा 16 महीने का दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 36 महीना कर दिया गया है। और सरोगेसी क्लिनिकों को उपयुक्त अधिकारी द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है। आप किसी भी अस्पताल में जाके काम नहीं करा सकते। जो सरकार की केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा पंजीकृत है, ऐसे ही अस्पताल में जाके आप ये काम करवा सकते हैं। तो विश्व में स्थिति क्या है सरोगेसी से संबंधित, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे एक नैतिक पक्ष जुड़ा हुआ है। नैतिक पक्ष ये जुड़ा हुआ है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक जैविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, हम यहाँ पर उसको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पैसे दे रहे हैं और पैदा करवा रहे हैं, तो एक वस्तु कमोडिटी नहीं बन जाए, ठीक है ना। तो इसका नियमन इसलिए ही बहुत ज़्यादा आवश्यक था। तो नियमन के लिए फिर सरकार आई, बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई, उन्होंने क्या किया, ये बिल पास किया, ये कानून बनाया, ठीक है ना, ताकि इसका पूरी तरीके से नियमन हो और इसका दुरुपयोग ना हो। तो नैतिक पक्ष जुड़ा हुआ है इससे। तो क्योंकि ऐसे नहीं कि हम ये आप पूरा इंडस्ट्री खड़ी कर दें और उद्योगों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये नैतिक प्रक्रिया एक प्राकृतिक एक प्रक्रिया है और उसको वस्तु की तरह नहीं बनाना है हमको। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है ऐसे समय, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ पर भी यही कानून है, परोपकार के लिए अलाउड है और कमर्शलाइजेशन अलाउड नहीं है। चीन में किसी भी प्रकार की सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, ना परोपकार के रूप में ना कमर्शलाइज के रूप में, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए थे। तो जिनके यहाँ बच्चे नहीं है तो नहीं है, बच्चे पैदा किसी भी तरीके से नहीं करवा सकते हैं। अमेरिका में मिक्स कानून है, क्योंकि वहाँ राज्यों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो कुछ राज्यों के पास कमर्शियली उन्होंने पैसे लेके ये लागू कर रखा है, कुछ राज्यों ने नहीं कर रखा है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो हमको क्या समझ में आता है कि जो देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक और लैंगिक मामला भी है। उसमें संतुलित और जो सही पूर्ण सहमतिपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। कोई जल्दबाजी ना करें, देश के माहौल को समझने की कोशिश करें, सामाजिक धार्मिक स्थिति को समझने की कोशिश करें और समस्या को वास्तविक उसी रूप में समझे। जैसे 13 लाख कपल बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। तो कई बार अब देखो इसको विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं होती हैं, वो उनको पैसे मिल जाते हैं। तो आप नियमित कर दें इसको, ये ना करें आपकी पूरी तरीके से आपने इसको बैन कर दिया कमर्शलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आय का साधन की तरह भी इसको उपयोग किया जा रहा था, ठीक है। तो ये वो देश हैं जिसकी डिटेल लिस्ट आप समझ लें कि यहाँ पर देखो ऑल्ट्रुइस्टिक अलाउड है, मतलब परोपकार रूप से अलाउड है, कमर्शियली बैंड है। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या ऑस्ट्रेलिया बताया आपको, जैसे कि ब्राज़ील है, कनाडा है। एक दो एग्जाम्पल आप याद रखें, यूके है। अल्ट्रुइस्टिक, नो पेमेंट में सरोगेट मदर बट फॉर द हेल्थ एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर जो है कमर्शियल सरोगेट मदर जहाँ पर पे करते हैं, तो ये अल्ट्रुइस्टिक है। तो इंडिया में कमर्शलाइजेशन अलाउड रहा है 2002 से, बट बाद में ART मैंने बताया आपको, जो कंट्री बिकमिंग इंटरनेशनल सरोगेसी हब रिलेटिव सरोगेसी बिल। तो इंटरनेशनल हब बन गया, केंद्र बनेगा, तो दुरुपयोग हो गया, इसलिए बिल लाया गया 2007 में। इसमें केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ भी इसका जो है क्रिटिसिज्म किया गया है, क्योंकि अब सरकार ने देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 377 मतलब LGBT कम्युनिटी जो होती है, जो होमोसेक्सुअल होते हैं, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। तो वो अगर बच्चे चाहते हैं सरोगेट मदर के रूप में, तो उनके संबंधित कोई भी कानून इसमें नहीं लाया गया है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि LGBT को जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिए गए हैं, तो LGBT को ये बच्चे पैदा करने के अधिकार क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि इस बिल में केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल के लिए अधिकार दिए गए, ना कि होमोसेक्सुअल कपल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि US में वेरी करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट वाइज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्लीटली इलीगल है, जैसे कि मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, ठीक है ना। इटली भी इन्हीं में से है, UAE है।
तो इन्होंने कम्प्लीटली इलीगल कहा है। कुछ कंट्रीज में इलीगल है, लीगल है बट रेगुलेटेड है, जैसे कि न्यूजीलैंड है। कम्प्लीटली लीगल है बहुत सारी कंट्रीज में, यूक्रेन है, रसिया है, कजाकिस्तान है। तो यहाँ ऑलरेडी ऐसी कंट्रीज है जनसंख्या बहुत घट रही है, जैसे कि रशिया है, यूक्रेन है, तो यहाँ बच्चे पैदा करने को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न जो है संभावित इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो विधेयक 2019 का है महिलाओं बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए कितना उपयोगी है। तो क्या क्या उपयोग है आप बता सकते हैं कि वहां पर देखो इंश्योरेंस को 36 महीने कर दिया गया है, बच्चे को क्या कर दिया गया है, बच्चे को बोला है कि सभी अधिकार मिलेंगे। ठीक है ना, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको 10 वर्ष की जेल है और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है ना, और बहुत सारी जो अलग अलग प्रावधान मैंने आपको बताया वो इन सब के बारे में आप लिख दीजिए। तो ये इन सबको जोड़ के आप बताइए कि नैतिक पक्ष आप इसको जरूर साथ में रखें कि वैज्ञानिक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब अलग अलग मेथड के द्वारा एक तरफ तो हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन नैतिक पक्ष ये है कि इसको हम वस्तु ना बना दें, इसको बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को कमोडिटी ना बना दें, क्योंकि प्रकृति का सम्मान बहुत आवश्यक है और प्राकृतिक क्रियाएं अपने रूप में हो रही हैं तभी उसको सही माना जाता है, क्योंकि नहीं होती हैं तो कई बार क्या होती हैं, बच्चा पैदा होने के साथ ही उनको आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में जो है ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी दुखद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा हुआ और उसको अनुवांशिक कोई बीमारी है, तो आपने इतना सब कुछ किया और उसके बाद ये आया। तो ये नैतिक पक्ष इनसे जुड़े हुए हैं, तो इन सबको आप जब तो इनका आंसर लिखें तो उसको जरूर मेंशन करें। तो सरोगेसी क्या है, इसका नैतिक पक्ष का मूल्यांकन करें, समझ रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, क्योंकि लगातार सरकार देखिए 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में नए नए कानून लेके आ रही है और इसमें जो है एक रेगुलेटेड करने की कोशिश कर रही है, इसको नियमित करने की कोशिश कर रही है। तो इन सब में बहुत खामियां भी हैं अभी तक, क्योंकि देखिए आप कमर्शियली रेगुलेट कर दीजिए, लेकिन महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं के लिए आय का स्रोत भी है और भारत में बहुत बिजनेस के लिए पैसा भी आ रहा है, विदेशी पैसा आ रहा है भारत में। तो आप नियमित कर दीजिए कि उस महिला का शोषण ना हो पाए, पूरी तरीके से बैन न कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा, इसको ये भी इसका क्रिटिसिज्म किया कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 का इसमें आप खंडन हो रहा है, इसको जो है आर्टिकल 14 का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लिंग के आधार पर क्या कर रहे हैं, विभेद कर रहे हो। आर्टिकल 14 ये कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि कोई कपल है जो शादीशुदा है तो वहाँ उनको अलाउड कर रहे हो, लेकिन कोई सिंगल है तो उसको अलाउड नहीं कर रहे हो। तो 2020 में ये इसको परिवर्तित किया गया है कि जो विधवा है, ठीक है ना, विधवा है या फिर सिंगल पेरेंट्स थे, या विधवा है या फिर सिंगल पेरेंट, ऐसे मतलब अब उनका डिवोर्स हो गया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो पूरी कानून कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप LGBT को रोक दिया आपने कि आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत में जीवन और स्वायत्तता का अधिकार है। तो ये आर्टिकल जो बच्चे पैदा करना और बच्चे रखना और पेरेंट बनना, ये जीवन की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इनको आपने रोक दिया, आपने सिंगल पेरेंट्स को रोक दिया। मान लो किसी की पत्नी खत्म हो गई थी या फिर सिंगल है अभी, या फिर शादी को 5 साल नहीं हुए हैं, और इस 5 साल का कंडीशन का ही बहुत विरोध हुआ है कि आपने 5 साल किस लॉजिक के आधार पर रखे हैं कि शादी के बाद 5 साल तक, 5 साल के बाद आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सब नकारात्मक पक्ष है उसका, जो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और एक ये भी है कि इसको प्रक्रिया के कारण अब गोद लेने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो गई, तो अब लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। मानवाधिकारों का भी मुद्दा आ जाता है कहीं ना कहीं, इसको हम लैब का इंस्ट्रूमेंट ना बना दें, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ें इस सबसे जुड़ी हुई हैं, और इन सब चीज़ों का जो परेशानियाँ थी उसको ट्रीट करने के लिए सरकार ने नया कानून लाया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप समझ में आ गए तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश ज़रूर करें आप, ठीक है, और उसको प्रॉपर 100 वर्ड में या 200 वर्ड में उसको समराइज करें इस पूरे लेक्चर को, और एक लीगल पर्सपेक्टिव के साथ में आप उसको साइंटिफिक वर्ड्स के साथ में और एक इथिकल एस्पेक्ट को लेके आप यदि इसका आंसर लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके अपना सहमति दें कि आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। ऑल द बेस्ट।